हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एटॉमिक थ्योरी टाइमलाइन को समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री जो है यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको एटम के बारे में जानना है और उसका जो डिफरेंट थ्योरीज हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है आपने पूरा कंप्लीट पढ़ा है, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, शॉर्ट टाइम में आप लोगों को पूरा कनेक्ट करके बताऊँगा कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप जो है थ्योरी आगे बढ़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको एटॉमिक थ्योरी टाइमलाइन कहिए या कह सकते हैं जर्नी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी टू वेब मैकेनिकल थ्योरी। ओके, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले जो एटम का जो जानकारी है वो सबसे पहले डेमोक्राइटस को अराउंड 40-50 बीसी में ही जो है इनको इनका ज्ञान था, मतलब वो जानते थे इसके बारे में। ये ग्रीक फिलासफर थे और इन्होंने बता दिया था कि किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम्स होता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइम एटम के बारे में डेमोक्राइटस ने बहुत पहले ही बता दिया था, अराउंड 450 बीसी में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो हमारे इंडियन जो एक फिलासफर थे जिनका नाम आचार्य कर्नाड था, वो भी अराउंड 600 बीसी के टाइम में उन्होंने भी क्या किया था, एटम के बारे में बताया था। तो वो हम लोग का चूँकि इंडियन हिंदी का यूज करते हैं तो उन्होंने परमाणु बोला। एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं, तो परमाणु बोला और उन्होंने वही सेम चीज़ बोला जो ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस ने बोला था कि परमाणु क्या होता है, सबसे सूक्ष्म कण होता है किसी भी द्रव्य का। द्रव्य मतलब मैटर होता है, तो द्रव्य के सबसे सूक्ष्म कण जो होता है परमाणु होता है। इन्होंने भी ये बात कहा। ठीक है, इससे फर्दर मतलब क्या है, यानी कि अगर किसी भी पार्टिकल को कट करते जाएंगे किसी भी मैटर को, तो एक समय ऐसा आएगा वो क्या हो जाएगा, मतलब उसको कट नहीं कर सकते, वो इनडिविजिबल होगा। एटम का एक्चुअली मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो ये जो बातें इन दोनों ने कही थी ये बहुत पहले से बात कह रखी थी, लेकिन चूंकि ये इंडियन फिलासफर और ग्रीक फिलासफर, ये फिलासफर थे, फिलासफर नॉट इज कंप्लीट साइंटिस्ट। वो लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली कोई चीज़ प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वो लॉजिकली इसको बता सकते हैं। तो उस समय यही बहुत बड़ी बात थी कि एटम के बारे में लोग जान गए थे। ठीक है, तो ये जो एटम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले से लोग जानते थे। लेकिन जब 1803 जॉन डॉल्टन, इनका नाम तो जानते होंगे, क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाता है इसके बारे में। तो जॉन डॉल्टन जो है वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे। उन्होंने जो है वो साइंटिफिकली जो है एटम को जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन वही दिया जो हमारे आचार्य कर्नाड ने दिया था और डेमोक्रिटस ने दिया था। क्या होता है, ये किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, वो इंडिविजुअल होता है। इन्होंने कुछ और भी बताया कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं, डिफरेंट एटमों का वो डिफरेंट होगा। और उन्होंने साइंटिफिकली जो है इसको प्रूव भी किया आपने कि जो एटम क्या होते हैं पूरे रिएक्शन में कंजर्व रहते हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है केमिकल कॉम्बिनेशन में आता है, इसके थ्रू मतलब उसको साइंटिफिकली प्रूव किया, मतलब। ठीक है ना, उन्होंने जब से सबसे पहला जो मॉडल दिया है उसे सॉलिड स्फीयर मॉडल कहते हैं, जो कि क्या होता है, पूरा सॉलिड होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, यही आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो फर्स्ट मॉडल वाज गिवन बाय जॉन डॉल्टन इन 1803, इस कॉलेज सॉलिड स्फीयर मॉडल। ठीक है, सबसे पहला मॉडल था। ठीक है, उस समय जितनी भी इंफॉर्मेशन था, जितना भी इंस्ट्रूमेंटल हैंडलिंग था, उस हिसाब से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। देन 1803 के बाद जो है करीब देखिए ऑलमोस्ट 100 ईयर, 1896 में जे थॉमसन, ये भी इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, जब हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी क्या होता है, कैथोड रेज से होता है, प्रोटॉन का डिस्कवरी, उसके बाद से जो ये पाया गया कि एटम जो है फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है। ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो एटम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। उसके बाद जे थॉमसन ने जो है इस मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई किया और उन्होंने जो मॉडल लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी इंक्लूड किया, तो उन्हें उस मॉडल को कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल। तो प्लम पडिंग मॉडल में क्या होता है कि जो एटम होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने वाटरमेलन देखा है ना, उसको कट करते हैं तो जो ब्लैक ब्लैक सीड्स होता है वो इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट किया, और जो रेड पार्ट होता है पूरा जो है रेस्ट, उसको एज ए प्रोटॉन माना। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है डिस्कवरी के बाद प्लम पडिंग मॉडल आया, जो कि जे थॉमसन ने दिया। ये इसके कंपेयर में ज़्यादा बेटर था, लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं था। फिर उसके बाद से आगे जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1909 में, ज़्यादा समय नहीं लगा, ये न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक नए पार्टिकल्स का खोज किया, और नहीं, नए पार्टिकल का नहीं कह सकते हैं, न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन बताया कि एटम में क्या होता है, एक डेंस पार्ट होता है, हैवी पार्ट, जो कि क्या होता है पूरे एटम के सेंटर में होता है, और एटम का ऑलमोस्ट पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है। इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, वहीं से इसको कंक्लूजन को दिया था, वो रदरफोर्ड ने किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है उन्होंने बोला कि
कुलम पड़ी मॉडल को और मॉडिफाई किया और बोला कि एक्चुअली न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है ना, वो सर्कुलर ऐसे पाथ होता है। इसको न्यूक्लियर मॉडल कहा, क्योंकि न्यूक्लियर डिस्कवरी के बाद आया है, इसको न्यूक्लियर मॉडल कहा, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके बाद जो है, इस मॉडल में एक प्रॉब्लम ये आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन लगातार इसके अराउंड सर्कुलेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इसको। और आप अगर कोई भी क्या करेगा, किसी न्यूक्लियस के अराउंड या आप भी किसी ग्राउंड के अराउंड अगर घूमते हैं तो क्या होगा, आप टायर्ड हो जाएंगे, आपकी एनर्जी लॉस होगी, आप छोटा पाथ चूज करेंगे, अंत में क्या हो जाएगा, आप सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया फिजिक्स कि मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट करेगा तो क्या होगा, उसका पाथ छोटा होगा, लास्ट में इसमें कोलैप्स कर जाएगा, तो इससे तो एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये मॉडल जो है इस चीज़ को, स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो है नील्स बोर आए। नील्स बोर आपके डेनिस फिजिसिस्ट थे, इन्होंने 1911 में ऑलमोस्ट 2 ईयर बाद जो है इन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसे प्लेनेटरी मॉडल कहते हैं। ये मॉडल जो है सभी ओल्ड मॉडल में सबसे सक्सेसफुल मॉडल था, नील्स बोर ने जो दिया था। इस नील्स बोर ने जो मॉडल दिया था उसमें ने बोला कि क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट होते हैं वो सर्कुलर होते हैं और क्वांटाइज होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी क्वांटाइज होती है, एक फिक्स ऑर्बिट होता है। हम्म, ऐसा फिक्स ऑर्बिट होता है और इसे आपका प्लेनेटरी मॉडल दिया। और उसके बेसिस पे उन्होंने हाइड्रोजन के लिए एनर्जी निकाला, उसका रेडियस निकाला, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत निकाला। और तो और इन्होंने स्पेक्ट्रम, जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है, एडजस्टेंट स्पेक्ट्रा, उसको भी डिटेल पूरा दिया। और इसका इसका जो इन्फॉर्मेशन था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इससे केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। लेकिन स्टिल क्या है, जो स्पेक्ट्रम का जो लाइंस, जो स्पेक्ट्रा जो देखा, तो स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, फर्दर स्मॉल स्पेक्ट्रम लाइंस होता है जो बहुत फाइन होता है, उसको सही से डिटेल ये नहीं बता पाए। इसके अलावा जीमेन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट भी मतलब ये बताने में असफल रहे, ठीक है ना, नहीं बता पाए। तो इसलिए इस मॉडल को भी क्या किया, मतलब लोगों ने इस पर क्वेश्चन उठने लगे, ठीक ना। तो उसके बाद से फिर समरफोल मॉडल आए, बोले कि इसका पार्ट ऐसा नहीं होता सर, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। उन्होंने भी अपना कुछ दिया, लेकिन तो भी वो क्या नाम है, डाउट जो था वो क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, कि जो इफेक्ट थे, स्टार इफेक्ट, जीमेन इफेक्ट, उसका सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो साइंटिस्ट आपके जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, निल्स बोर, इसमें कनेक्टिविटी थी। ये बॉस थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड के, मतलब अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है इनके साथ पीएचडी कर रहे थे और इनका स्टूडेंट ये थे, मतलब। तो नील्स बोर जो है जिसमें थे, तो एक्चुअली इन लोग समय में उतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट, उतना ज़्यादा फैसिलिटी भी तो नहीं था ना नील्स बोर के समय में। और डिस्कवरी जैसे जैसे होते गया तो और अच्छे अच्छे मॉडल आते गए, लेकिन ये मॉडल जो है सबसे सबसे सक्सेसफुल मॉडल था। और इससे मतलब कई चीज़ें हमें मिला, लेकिन आपको बोला ना, कई फाइन स्ट्रक्चर जो नहीं बता पाए, जैसे स्पेक्ट्रम लाइन के बारे में। उसके बाद से जो है उसका जो स्टार के फैट, ये सब नहीं समझा पाए, तो इसलिए मॉडल को क्या किया, उसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। देन उसके बाद से उसी में जो डिब्रोगली है, डिब्रोगली ने जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल पे वो क्या नाम है रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था डिब्रोगली, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, मास, वेलोसिटी और जो है मास का क्या रिलेशन होता है, जैसे हैवी पार्टिकल होगा उसका क्या होगा, जैसे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी होता है, तो वी अगर अधिक होगा तो लैम्डा कम होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने ये कंक्लूजन बताया कि एक्चुअली जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसमें वेव लाइक नेचर होता है, ठीक ना। वेव लाइक नेचर होता है ना। ये सब क्लासिकल से था, तो उसके बाद वेव नेचर को उन लोगों ने कंसीडर नहीं किया था। तो वेव नेचर को कंसीडर करने के बाद जो है पूरा जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो गया, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर का, मतलब इसमें देख रहा है ना, ऑर्बिट फिक्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, 8 हैं, ये बोरबरी ने दिया था इसको, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अराउंड। लेकिन हालांकि हम लोग पीरियोडिक टेबल में इसके बेसिस पे इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट ऐसा एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। फिर जो लुईस डी ब्रोगली और शॉर्डिंगर लोगों ने कंबाइनली जो है इसको मतलब मिलके एनालिसिस किया, तो शॉर्डिंगर ने एक इक्वेशन दिया, शॉर्डिंगर इक्वेशन आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, मैंने इसको शॉर्ट वीडियो बना रखा है, वहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने मिलकर जो है एक जो एटम का जो पिक्चर है कुछ ऐसा दिया कि न्यूक्लियस ऐसा होता है, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, न्यूक्लियस के पास रहेंगे तो बहुत डेंस होगा, जैसे दूर जाएंगे तो कम होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेस होता है, क्लाउड टाइप का होता है, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल कहते हैं या वेव मैकेनिकल मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल दिया, ये मॉडल जो है रिसेंटली जो है सबसे डेवलप मॉडल है, और यही मॉडल अभी तक चल ही रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ तक जो आपने पढ़ा था जैसे न्यूज़ बोर्ड, तो वहाँ पे आपको सेल्स के बारे में, सब सेल्स क्या होता है पता चला, सेल्स के बारे में ए सेल, एल सेल, एम ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सब सेल्स में जो होते हैं आपके जैसे ऑर्बिटल जो होते हैं एसपीडीएफ, तो एसपी ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। यहीं से आपका जब ये इसका जो डेवलपमेंट हो रहा था, तो यहीं पे आपको हुंस के रूल आए, पाउली का रूल, यहीं से आपका क्रिएट हुआ है इसका। ये नहीं आप लोग स्टेटमेंट पढ़ते हो, लेकिन वो कहाँ से आया एक्चुअली,
इस डेवलपमेंट के थ्रू आया। जब हार्डवेयर एटम के लिए जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया जा रहा था, वहाँ सॉल्व करते समय क्या हुआ था, कई एजम्पशन लिया गया था, तो वहाँ पे क्वांटम नंबर की बात भी आई थी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वहीं से क्रिएट हुआ है इसका। तो स्पिन क्वांटम नंबर भी आपका वहीं से आया, ठीक है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन जो मिलता है ऑर्बिटल का, तो इससे जैसे पहले हम लोग क्या वाटर का शेप जानते थे कि क्या होता है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे। उसके बाद से जो ऑर्बिटल हम लोग जैसे ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे हाइब्रिडेशन का जो कॉन्सेप्ट आया, तो कभी ना आया जब ऑर्बिटल्स आया। तो ये सब चीज़ें इसी का वेव मैकेनिकल मॉडल के बाद से ही आया, तो हम एग्जैक्ट हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप देख सकते हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन जो है क्या है, जो नया मॉडल आया वेव मैकेनिकल मॉडल, उसके बेसिस पे समझा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको पूरा बताया है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, डेमोक्रेटस से शुरू हुआ, फिर आचार्य करनाट के पास आया जॉन डाल्टन, फिर जे थॉमसन, उसके बाद फिर आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, उसके बाद जाके श्रोडिंगर आया। ये वेव मैकेनिकल मॉडल दिया है इसका। ये पूरा जो है कनेक्टिविटी आपको अच्छे से आना चाहिए कैसे होता है, ये पूरा मॉडल है। अब इसका पूरा जो मैकेनिकल मॉडल कैसे, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका जो पासलेट होता है, कैसे मतलब इसको समझेंगे, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेव मैकेनिकल मॉडल जो है वो किस तरह से समझाया गया। तो वेव नेचर आप जानते हैं, तो वेव नेचर कैसा होता है, साइन जो वेव होता है ऐसा करके होता है। तो साइन वेव के बारे में पूरा डिटेल, ऑपरेटर क्या होते हैं, क्योंकि क्वांटम को ये क्वांटम पार्ट है आपका, है ना, जिसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं का स्टडी, जो कि वेव नेचर होता है, तो क्वांटम है, तो यहाँ से आपका क्वांटम जो पार्ट है, क्वांटम का ओरिजिनेट होता है। तो क्वांटम का डिटेल जो बात है हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कैसे होता है। तो हम पहले समझेंगे उसमें नेक्स्ट में क्लासिकल क्वांटम में डिफरेंस क्या होता है, वाई क्लास कहाँ क्लासिकल फेल कर गया, यहाँ पे बताया है इसका पार्टिकल नेचर देने से क्या होता है, वो फेल कर जाता है। ये लेकिन वेव मैकेनिकल मॉडल नहीं कहता है कि वेव नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। लेकिन आपको पता है ना, अगर पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है तो क्या वेव नेचर ज़्यादा डोमिनेंट होगा, अगर हैवी है तो आपका क्या होगा, आपका पार्टिकल नेचर ज़्यादा होगा, है ना। तो इसको डी ब्रॉगली ने अपने क्वेश्चन से समझाया भी था, और इस पर कई एग्जाम्पल आपने लगाया भी होगा प्रिपरेशन में, तो आपको पता चलता होगा कि वहाँ पे क्या होता है, जब बॉल को फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उसका हैवी पार्टिकल है, तो वहाँ पे पार्टिकल नेचर डोमिनेंट होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वेव नेचर ज़्यादा डोमिनेट होता है। तो आई होप कि जितना भी मैंने आपको टाइम लाइन बताया, जर्नी बताया, डेमोक्रेटिस से लेकर श्रोडिंगर तक, ये आपको मतलब बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसको आप डिटेल जो है, इसको आप वीडियो देखिए, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।